हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं करने जा रहा हूं आपके साथ पेपर डिस्कशन फॉर सीएमए फाइनल कॉस्ट ऑडिट दिसंबर 19 टर्म। पेपर डिस्कशन क्या, बेसिकली यू कैन से सजेस्टेड आंसर को रिव्यू कर रहा हूं आपके साथ और डिस्कस भी कर रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है। एज यू नो कि हमारे इंस्टीट्यूट में सीएमए फाइनल कॉस्ट ऑडिट मैं और समीक्षा मैम मिल के पढ़ाते हैं। तो मैं अपने इस वीडियो में सिर्फ अपना वाला पोर्शन, जो पोर्शन मैं पढ़ाता हूँ उसी को डिस्कस करूंगा और समीक्षा मैम वाला पोर्शन अलग से आपके पास आएगा। ओके, कब आएगा ये सवाल अभी ना पूछें, फिलहाल अभी यही वाला वीडियो का आनंद लें। ओके, सो लेट्स गेट इनटू दिस पेपर। So first section objective question is there. As you can see, the first objective question is Shan Limited has a machine of productive capacity of 1500 unit per hour. It runs 3 shifts with 1 weekly off and 12 holidays per year. देखना, 3 शिफ्ट चलाते हैं। 3 शिफ्ट मतलब एक एक शिफ्ट 8 घंटे का माना जाता है। अगर किसी भी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट चलता है ना, तो जनरल अजम्पशन होता है कि वो 8 घंटे का एक शिफ्ट होगा। ओके, विथ 1 वीकली ऑफ and 12 other holidays per year. Each shift has 1 hour stoppage due to lunch, change shift, etc. So 8 में से 1 घंटा और कम हो जाता है, 7 घंटा मिलता है। Maintenance is done in running time. The normal capacity of the plant as per CAS 2 will be. ये पूछा है नॉर्मल कैपेसिटी, आपको बताना है। मेंटेनेंस के लिए अलग से कोई समय खराब नहीं होता। मेंटेनेंस इज डन इन रनिंग टाइम मतलब मेंटेनेंस के लिए कोई समय खराब नहीं होता। नाउ नॉर्मल कैपेसिटी का मीनिंग एज पर KS2 CS2 में बताया गया नॉर्मल कैपेसिटी इज नथिंग बट प्रैक्टिकल कैपेसिटी। रिवाइज CS2 जब अपने पढ़ते हैं, ठीक है, तो इट इज नॉट द एवरेज ऑफ पास्ट capacity utilizations, it is the practical capacity, and practical capacity is computed by computing first the practical days. Say I am finding practical days first. Practical days will be 365 days are there in the year. 1 weekly off यानी 52 माइनस होगा and 12 other holidays, इससे आ गया प्रैक्टिकल डेज। ठीक है, तो माइनस करके देखिए 365 माइनस 52 माइनस 12, 365 माइनस 52 माइनस 12 इज 301। देन हम लोग निकालते हैं प्रैक्टिकल आवर्स। आवर्स इन अ ईयर विल बी 301 इंटू 8 घंटा माइनस 1 घंटा, 7 घंटा करके 1 घंटा लंच में चला जाता है। वैसा 3 शिफ्ट है। ओके, सो इतने आवर्स हो जाएंगे इंटू 7 इंटू 3, this is coming 6321. These are days, these are hours, and then we can find practical units, which is equal to 6321 into 1500, because it is given as the machine can produce 1500 units per hour. तो इंटू 1500 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है ये 94.815 लाख। हो गया, शॉर्टकट मैंने लिख दिया, ये वाला भी आप फॉलो कर सकते हैं, बट समझने के लिए 3 पार्ट में तोड़ के करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मैं स्किप कर रहा हूँ, 3 में आ जाइए। Which one of the following key performance indicator KPI is used to measure efficiency of manufacturing performance? तो मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस का एफिशिएंसी मेजर होता है प्रोडक्शन पर मशीन आवर से। ठीक है, तो बाकी 3 मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस को इंडिकेट नहीं करते हैं। ओके, KPI का एक चार्ट बनाया हुआ आपके मैट में, आप वो चार्ट को रेफर कर सकते हैं एक बार और, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए आप, 9th नंबर, रिकॉन्सिलिएशन कंपनी एज अ होल इज डेल्ट इन। कौन सा एनेक्चर और कौन सा पैरा में है,
तो ये आपको याद कराया हुआ होता है पार्ट डी पैरा 2 ऑफ एन एक्सर टू कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट 10th में आ जाइए। द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू MENG लिमिटेड आर गिवन। इससे आपको करना क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस निकालना है। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या कॉस्ट आएगा, रॉयल्टी आएगा, हायर चार्जेस भी आएगा, डिज़ाइन चार्जेस भी आएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आएगा। तो बेसिकली सबको ऐड कर देना है और इन सबको ऐड करके आ रहा है 85,000। ओके, सो ऑब्जेक्टिव मेरे स्कोप से इतना ही था। बाकी आपको वो इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट और एक कॉस्ट ऑडिट जो प्रोसीजर है, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर वगैरह, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो जनरली मैं कवर नहीं करता, तो एक बार अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, बाद में अलग वीडियो में उसको किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2A। यहाँ पे आपको एप्लीकेबिलिटी को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल होंगे कि नहीं। हेल्थ केयर इक्विपमेंट लिमिटेड इज इंगेज्ड मेनली इन प्रोडक्शन ऑफ कार्डियक स्टेंट्स, catheters, pacemakers and intraocular lenses. State below whether maintenance of cost record is applicable if the company fulfills turnover criteria and is। वैसे पहले तो ये देखना है कि ये इक्विपमेंट्स जो ये बनाता है वो आपका टेबल ए या टेबल बी में आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल आता है। कहाँ आता है, ए में आता है कि बी में आता है? ये टेबल बी का आइटम्स है। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है, 35 करोड़ टर्नओवर टच होना चाहिए। उसके अलावा आपको याद है क्या, दो एक्सेप्शन था। एक एक्सेप्शन था कि अगर हम लोग SEZ से ऑपरेट करें तो लागू नहीं होगा। दूसरा एक्सेप्शन था कि हम लोग अगर माइक्रो एंटरप्राइज हैं तो लागू नहीं होगा। एक और एक्सेप्शन था, याद है आपको? एक और एक्सेप्शन क्या होता था? यस, वो एक्सेप्शन होता था कि हम लोग अगर फॉरेन कंपनी है और सिर्फ हमारी लाइसेंस ऑफिस है यहाँ पर, तो लागू नहीं होगा। तो अभी देखिए यहाँ क्या लिखा है, बिलो वेदर मेंटेनेंस, स्टेट बिलो वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड इज एप्लीकेबल इफ द कंपनी फुलफिल्स टर्नओवर क्राइटेरिया। तो टर्नओवर क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है, उसके साथ क्या लिखा हुआ, एंड इज अ फॉरेन कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट मुंबई। तो फॉरेन कंपनी है तो क्या हुआ, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, सब पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स के रूल्स लागू होते हैं। उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है यहाँ पर, कंपनी फॉरेन की है बट रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पर हो गई, इसका मतलब उसके ऊपर लागू होगा। कंपनी क्लासिफाइड एज माइक्रो एंटरप्राइज, उस पर लागू नहीं है। अ फॉरेन कंपनी हैविंग ओनली लाइसेंस ऑफिसेज एट दिल्ली एंड मुंबई, लाइसेंस ऑफिस होने के कारण लागू नहीं है। और डोमेस्टिक कंपनी हुज एवरेज टर्नओवर इज 40 करोड़ फॉर 2 इयर्स, तो 35 करोड़ पार हो गया। और आपको याद है ना, टर्नओवर हम लोग देखते हैं प्रीसीडिंग ईयर में, तो प्रीसीडिंग ईयर तो क्रॉस हो गया। तो एक बार कॉस्ट रिकॉर्ड अगर लागू हो जाता है तो हमेशा फिर एप्लीकेबल रहता है, भले ही बाद में टर्नओवर आपका ड्रॉप हो जाए। तो बाद में भी ड्रॉप भी हो गया तो क्या हुआ, तो भी ये एप्लीकेबल रहेगा, राइट। तो इसका आप एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए कि हेल्थ केयर सर्विसेज इज इन टेबल बी। आइटम नंबर आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस टेबल नंबर याद रहे तो चलेगा। एंड एनी कंपनी, डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो, उसका टर्नओवर अगर 35 करोड़ और मोर रहता है फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स, कौन सा प्रोडक्ट, खाली टेबल ए का या टेबल बी का नहीं, ऑल इट्स प्रोडक्ट्स in the previous year shall maintain cost records, therefore the rule is applicable to a foreign company also. So second, first part में रीजन दे दिया applicable to foreign company, इवन दो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, तो क्या हुआ, तो फॉरेन कंपनी हो तो जो भी हो लागू होगा। सेकंड में लिखा हुआ था रीजन कि नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू कंपनी विच इज क्लासिफाइड एज माइक्रो एंटरप्राइज और अ स्मॉल एंटरप्राइज एज पर टर्नओवर क्राइटेरिया, इसलिए माइक्रो एंटरप्राइज पे लागू नहीं होगा। थर्ड आपको बताया हुआ था फॉरेन कंपनी लाइसेंस ऑफिस पे लागू नहीं होता है, नथिंग कंटेंट इन दिस शैल अप्लाई टू फॉरेन कंपनीज हैविंग ओनली लाइसेंस ऑफिसेज इन इंडिया, राइट। और एक वंस मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स बिकम्स एप्लीकेबल, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बिकम्स एप्लीकेबल, we have to continue applying preparing the records. It would be maintained on a continuous basis in the subsequent years also, even if the turnover of the company in the previous year falls below the threshold limit. Okay, so this is how
it is written in the answers. Obviously you can simplify more when you write. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नया वाला आया है। ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया आपके एग्जाम में, क्योंकि कैस 4 को मॉडिफाई हाल फिलहाल में ही किया गया था और मैंने आपको पूरा मॉडिफाइड वाला ही पढ़ाया था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एज पर कैस 4 रेड विथ सीजीएसटी रूल्स आर डिटरमाइंड। कैसे आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन करना है एज पर कैस 4, वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इज फॉर अ कंसिडरेशन नॉट होनली इन मनी। तो अगर कोई सप्लाई आपने किया जिसका कंसिडरेशन रुपया में नहीं है, तो उसका कॉस्ट कैसे पता किया जाएगा एज पर सीजीएसटी रूल्स ऑल्सो इन कंजंक्शन विद सीजीएसटी रूल्स। सीजीएसटी वाले ये तो नहीं मानेंगे ना कि आप उसका मान लीजिए सप्लाई विदाउट मनी किए तो उसका जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी तो देना पड़ जाएगा उसमें। तो वो लोग कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो वो लोग बेसिकली वैल्यू ऑफ गुड्स डिटरमाइन करते हैं। अगर होली इन मनी नहीं रहता है तो ओपन मार्केट वैल्यू या फिर सिमिलर गुड्स का वैल्यू, ठीक है। और दूसरा केस यहाँ पे दिया हुआ, वेयर गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रेसिपिएंट। अगर गुड्स फर्दर सप्लाई के लिए दिया जा रहा है, जैसे ए ने कंपनी ए ने गुड्स बनाया, बी को दिया और बी उसको फर्दर सप्लाई करेगा, बी अपने पास नहीं रखेगा, तो उस समय वैल्यूएशन कैसे होगा? ये सब सीजीएसटी में भी पढ़ाया जाता है आपको। इट विल बी 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स दैट विल बी रिगार्डेड एज कॉस्ट, okay, for the purpose of determining GST, or it will be 110% of cost of like goods. So ये in general आपको GST से ही नॉलेज रहता है। कैश 4 देखकर कुछ घबराहट होने की जरूरत ही नहीं है। आपको CGST रूल्स बोल दिया ना, तो आपको GST में सर जो पढ़ाते हैं उसी को ही फॉलो करके आंसर लिख देना है। तो आइए देखिए इसका आंसर। CAS 4 specifies the principle for determination of cost of production for valuation of goods based on cost, where the supplier and the recipient are not related and price is the sole consideration. So value of supply or services shall be the transaction value. ये सब भाषा जो है ये GST की भाषा है। तो GST में ट्रांजेक्शन वैल्यू ले लिया जाता है अगर वो अनरिलेटेड पार्टी को दिया गया है और कंसिडरेशन मनी ही है। नाउ CGST एक्ट का एक रूल है 27-28-29 of CGST rules provide methodologies for determination of value under exceptional situations. So पहला है where the supply of goods or services is for consideration not wholly in money. अगर consideration money में नहीं है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो उसका ओपन मार्केट वैल्यू है या फिर और द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। जो सिमिलर गुड्स है लाइक काइंड एंड क्वालिटी फॉर डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन, ओके, और फॉर डिस्टिंक्ट और अनरिलेटेड होना चाहिए इधर, लाइक काइंड और क्वालिटी फॉर डिस्टिंक्ट और अनरिलेटेड पर्सन, ठीक है। नाउ सेकेंड है व्हेन गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रेसिपिएंट, वैल्यू शैल बी एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स of like kind and quality to his customer not being a related person, and if the value is not determinable then it will be 110% of cost. तो ये सारा एज इट इज़ लैंग्वेज जीएसटी में जो आप पढ़ते हो वही आपको लिखना है। कैश 4 पूरा का पूरा जीएसटी का ही जो रूल्स है वैल्यू निकालने का उसका कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 भी अभी हमारे स्कोप में नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 3A में आ जाइए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? ये बेसिक क्वेश्चन है, आप बहुत सारा पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। जैसे मेन एडवांटेज है यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, है ना। और फिर और भी एडवांटेजेस आप बोल सकते हो क्या, कि ये हमें इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करता है, कंपैरिजन करने में हेल्प करेगा, और हमें क्या क्या चीज़ में हेल्प करेगा, एक फ्रेमवर्क देता है कि कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, और क्या करेगा सोचो। वैसे 4 है तो 4 का काम तो हो गया, बट फिर भी और क्या हो सकता है सोचो। देखो पहले स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिल गया कॉस्ट मेजरमेंट का, integrating, harmonizing and standardizing cost accounting principle and practices, guidance to users to achieve uniformity and consistency in classification, measurement, assignment, allocation of cost to products and services, basis of computing the cost, enabling practicing members to make use of cost accounting standards in their attestation,
एंड असिस्टिंग इन क्लियर एंड यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड आपको लिखना है, यू कैन ऑलवेज डू सम मिक्स एंड मैच बाय योरसेल्फ। जैसे स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क मिल गया, यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंसी आ गया, कंपैरिजन में हेल्प करेगा, इंटरप्रिटेशन में अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, कैसे डिफरेंट कॉस्ट को ट्रीट करना है उसको समझाने में हेल्प करता है। ओके, तो बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वेर एवर रिक्वायर्ड बाई लीगल और रेगुलेटरी बॉडीज, आप बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो। तो इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर जनरल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 कैस 5 के हिसाब से आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आइटम ऑफ कॉस्ट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा, ये सब जनरल एक्सक्लूजन्स जो आपको सिखाए जाते हैं ना, जीएससीएपी में पढ़ाता हूँ ना, उसी में जनरल एक्सक्लूजन सिखाता हूँ ना। 7 आइटम याद आता है क्या आपको? पेनल्टी नहीं आएगा, एबनॉर्मल आइटम नहीं आएगा, फाइनेंस चार्जेस नहीं आएगा, इम्प्यूटेड कॉस्ट नहीं आएगा। आया 4 याद? तो यही 4 भी लिख दोगे तो भी हो गया आपका, 2 मक्का ही तो है। ठीक है, उसके अलावा और भी पॉइंट्स बताता हूँ मैं जनरल में, वो रिवाइज कराने के लिए बोल दे रहा हूँ। वैसे इसका सोल्यूशन में ये 4 बातें लिखा हुआ है। और आपको बता सकता हूँ जैसे कि कोई भी तरह का रिकवरी हो गया तो रिड्यूस हो जाएगा, कोई भी तरह का इंसेंटिव सब्सिडी ग्रांट मिला तो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पे कॉस्टिंग करते हैं और वेरिएंस आया, अब नॉर्मल है तो हटा देना है या इग्नोर करना है, और नॉर्मल है तो इंक्लूड करना है। तो बस ऐसे 7 पॉइंट है, उसमें से आप 4 लिख दीजिए, पहला 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि कैरेज आउटवर्ड, व्हाट बेसिस शुड बी अडॉप्टेड। तो कैरेज आउटवर्ड कॉस्ट को अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में अपोर्शन करना है तो किस बेसिस पे अपोर्शन होना चाहिए। यानी बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लगा, कैरेज आउटवर्ड मींस गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने का जो कॉस्ट लगा, उसको अगर अलग अलग प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करोगे। तो सिंपल है, वेट, वेट एक मेजर हो सकता है, दूसरा टन किलोमीटर मेजर हो सकता है, तीसरा स्पेस ऑक्यूपाइड एक मेजर हो सकता है, चौथा यूनिट्स जितना है वो हो सकता है, पांचवा कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड भी एक मेजर हो सकता है। सो ऐसे आप 2 ही लिख दीजिए ना, वेट लिख दीजिए, स्पेस लिख दीजिए, टन किलोमीटर लिख दीजिए। सो ऐसे 5-6 ऑप्शन यहाँ पे मैंने दे दिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आंसर कैसे दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंप्राइजेज ऑफ, क्या क्या कंप्राइज करता है पहले वो बता रहा है, बट उसका ज़रूरत नहीं था, आपको सिर्फ यही बताना था कि क्या क्या चीज़ नहीं आएगा। पेनल्टी, डिटेंशन चार्जेस, डेमरेज, costs related to breakdown and expenses abnormal and non-recurring in nature will not be included in transportation cost। मैं जो बताया वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में आपको बताया। और क्या क्या बेसिस यूज़ हो सकता है, देखो, वेट, वॉल्यूम ऑफ गुड्स, इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बोला है, मतलब पहले इसको देखो, फिर वो नहीं मिले तो ये देखो, वो नहीं मिले तो ये देखो। बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये प्रायोरिटी में नहीं जाओगे तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स गलत मान लिया जाएगा। जो ज़्यादा रीजनेबली एक्यूरेट कॉस्ट प्रिडिक्शन करेगा उसके हिसाब से जाना चाहिए। तो वेट है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों मिला के, टन किलोमीटर, यूनिट्स और इक्विवेलेंट यूनिट्स, वैल्यू ऑफ गुड्स। इक्विवेलेंट यूनिट और यूनिट में फ़र्क क्या हुआ, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं ना, तो कोई ज़्यादा जगह लेता है, कोई कम लेता है, तो आप इक्विवेलेंट यूनिट्स में सबको कन्वर्ट करके उसके बेस पे भी कॉस्ट डिवाइड कर सकते हो। इक्विवेलेंट यूनिट्स मतलब सारे प्रोडक्ट का वॉल्यूम को एक ही प्रोडक्ट के अंदर हिसाब से चेंज कर लिया जाता है, ऐसा कॉस्ट शीट में सम्स करते थे हम लोग। ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ गुड्स, फिर परसेंटेज ऑफ यूसेज ऑफ स्पेस, like that। once a basis of apportionment is adopted the same should be followed consistently। कुछ भी अडॉप्ट कर लो बट उसको हमेशा फिर फॉलो करो, ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट वाला कोई फॉलो करना है। तो ये सब आप नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा, आपको जो बताया आप टू द पॉइंट आंसर करिए ना, सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए 3B में, वेरी इजी क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल पीएल अकाउंट से आपको रिकॉन्साइल करके कॉस्ट रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट बताना है। सो देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल पीएल अकाउंट का प्रॉफिट दिया हुआ है, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट इट वाज नोटिस द फॉलोइंग। तो फाइनेंशियल से अगर आप स्टार्ट करें तो एफ आपका लेफ्ट में हो गया, सी आपका राइट में हो गया, ऐसे ही सिखाया था। अब देखो एफ को सी जैसा बनाना है, सम डिस्कार्डेड एसेट्स सोल्ड ऑफ विच फेच्ड अ प्रॉफिट ऑफ 95। तो उससे एफ का प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि सी में तो ये आता नहीं है,
तो इस एफ को सी जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड अमाउंटिंग टू 1,05,000 फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट रिसीव होने से फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ गया, तो एफ का प्रॉफिट बढ़ गया, सी में कुछ नहीं हुआ, एफ को सी जैसा बना रहे तो माइनस करना पड़ेगा। वॉलेंटरी रिटायरमेंट पेमेंट ऑफ 380 वाज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। वॉलेंटरी रिटायरमेंट पेमेंट देखो, जब फाइनेंस में क्या होता है ना, उसको एक एक्सपेंस मान के वो लोग डेबिट कर देते हैं, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट घट गया। और सी में उसको दिखाया नहीं है, सी में उसको धीरे धीरे अमोटाइज करके दिखाते हैं, बट कितना अमोटाइज करे बोला नहीं, तो मान लेते सी में कुछ नहीं किया। तो एफ में प्रॉफिट घटा हुआ है, सी जैसा बनाने के लिए एफ में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ से मिलाते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, एक नया पॉइंट है, सम रिनोवेशन वर्क वाज कैरिड आउट एट अ कॉस्ट ऑफ 6,20,000। तो रिनोवेशन से प्रॉफिट घट जाता है, डेबिट आइटम है, एंड इट्स यूजफुल लाइफ वाज ओनली फॉर 5 years। तो इसका 5 साल लाइफ है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बोलता है कोई भी ऐसा कॉस्ट जिससे फ्यूचर लाइफ मिलेगा तो उसको आपको अमोटाइज करना चाहिए कैपिटलाइज करके। तो अगर कैपिटलाइज करेंगे तो 6,20,000 कैपिटलाइज होगा, यूजफुल लाइफ 5 years है, तो मान लीजिए इस बार 1 साल खत्म हो गया, ऐसा मानिए। रिनोवेशन वॉज कैरिड आउट एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, ऐसा मानिएगा, अज्यूम करिएगा कि बिगिनिंग ऑफ ईयर में कैरिड आउट हुआ था और अभी 1 साल बीत चुका है। तो 1 साल बीत गया तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स उसका 1 साल का अमोटाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे 6,20,000 आपका डेबिट हुआ है पूरा, अज्यूम करें फाइनेंशियल में कैपिटलाइज नहीं किया गया, और कॉस्ट में 1 साल का अमाउंट, 6,20,000 का 1 साल का अमाउंट कितना होता है, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 1,24,000 डेबिट हुआ है, क्योंकि ये कॉस्ट है, कॉस्ट में अमोटाइज करके ही कॉस्ट चार्ज करते हैं। सो इसको अब इसके जैसा बनाने के लिए हम क्या करें, तो आपका -620 हुआ हुआ है, इधर -124 हुआ हुआ है, तो आपको जो डिफरेंस है उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। 620 - 124 करके आ रहा है 496, तो यू हैव टू ऐड बैक 496,000 विच इज़ नथिंग बट 4/5 पार्ट ऑफ 6,20,000। आप 620 का 4/5 पार्ट ले लीजिए इंटू 4/5, देखिए 496 आ रहा है, बिकॉज 1/5 तो ऑलरेडी हमने कॉस्ट में चार्ज किया हुआ है। इसमें स्टार में इसलिए लगाया हूँ क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है कि 1/5 चार्ज किया हुआ है, 1/5 चार्ज किया हुआ है, आपको इंटरप्रेट करना है। फिर डोनेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो डोनेशन से क्या होता है, कॉस्ट में कुछ नहीं आता, फाइनेंस का प्रॉफिट घट जाता है। जो डोनेशन है 1,28,000, डोनेशन है 1,28,000, उससे यहाँ पे आपका एफ में डाउनफॉल आ गया। ओके, इसको इसके जैसा बनाने के लिए क्या करें हम, ऐड बैक। फिर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 18,05,000 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर वाज रिसीव्ड। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया, सी में कुछ नहीं होता इंश्योरेंस क्लेम रिसीव का, तो माइनस। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट घट जाता है, तो सी में कुछ नहीं होता ऐसा, तो इसलिए ऐड बैक, देखो यहाँ पे मार्क किया हुआ ऐड बैक। ओके, इसलिए एफ को सी जैसा बनाने के लिए सी में कुछ नहीं हुआ बोल के एफ में ऐड बैक। नेक्स्ट रॉ मटेरियल का देखिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वो क्या करता है, प्रॉफिट को बढ़ाता है, प्रॉफिट का क्रेडिट आइटम है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री से प्रॉफिट बढ़ा। was undervalued ₹30,600 and that of finished goods was overvalued to 3,700 in financial records। undervalued का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वैल्यू कम है, सी में वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और ये दोनों ऊपर एरो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना जो प्रॉफिट को बढ़ाता है, जब प्रॉफिट बढ़ता है तो ऊपर एरो, जब प्रॉफिट घटता है तो नीचे एरो। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रॉफिट बढ़ाता है, एफ में कम बढ़ाया क्योंकि एफ में अंडर वैल्यूड है। सो एफ को सी जैसा बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऐड बैक करूँगा, तो ये अंडर वैल्यूड वाला पोर्शन ऐड होगा। और फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स बोल रहा है ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड मतलब एफ में ज़्यादा है सी में कम है, तो ओवर वैल्यूड होने के कारण एफ में ज़्यादा है सी में कम है, तो आप क्या करोगे, ये अमाउंट को एफ और सी को मिलाने के लिए, ओवर वैल्यूड मतलब इतना रुपये से ओवर वैल्यूड है, इतना डिफरेंस का नाम है 2,3700, तो इसको माइनस में डाल दोगे। देन पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल ग्रांट, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ 280 वाज नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। तो मेडिकल ग्रांट आपका दिया गया है, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल ग्रांट,
रिटायरमेंट हुआ तो रिटायरमेंट ग्रांट आपको मिला नहीं, यहाँ पे आपने अपने एम्प्लॉयज़ को दिया है, ये तो समझना होगा ना। पोस्ट रिटायरमेंट, ये वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये दिया गया है। ओके, हम लोग कंपनी, हम लोग को क्या चीज़ का रिटायरमेंट के बाद रुपया मिलेगा, तो हम लोग के दिए हैं, तो हम लोग का फाइनेंशियल प्रॉफिट घट गया, और ये कॉस्ट अकाउंट्स में कंसिडर नहीं किया गया, तो कॉस्ट में ब्लैंक है, तो एफ को सी जैसा बनाने के लिए एड बैक। प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल एक्टिविटीज़ एफ में कंसिडर किया गया है। सी में सिर्फ जनरली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट दिखाते हैं बोलकर, तो उसका रेवेन्यू भी नहीं आया होगा, उसका प्रॉफिट भी नहीं आया होगा, तो एफ में आया है, और सी में नहीं आया है, तो आपको मिलाने के लिए लेस कर लेना है, राइट। तो ये ऐड लेस क्या क्या करना है वो मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया। सो जब आप इस सारा को ऐड कर लोगे तो रिजल्टेंट प्रॉफिट आपका मैच होना चाहिए। चलिए करते हैं एक बार, आप कैलकुलेटर ले लीजिए। 115,71480 माइनस 95,000 माइनस 1,05,000, ठीक है, प्लस 3,80,000 प्लस 496 प्लस 128 माइनस 18,05,000 प्लस 32,800 प्लस 3,600 माइनस 2,37,00 प्लस 2,80,000 माइनस 190। देखिए मेरा तो फिगर आ रहा है 104,93,180। वेट लेस में कोई भूल चूक हो गई तो पता नहीं, देख लेते हैं आंसर। ओके, मैच हो गया 104,93,180। तो वही एडलेस जो मैंने बताया आपको वो सही है। 104,93,180 इज द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 4A भी आपका वो मैनेजमेंट ऑडिट से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। 5A भी वही है, इंटरनल ऑडिट से जुड़ा हुआ है। यस, 6 में आ जाइए। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। The following are the summarized balance sheet and income statement of Greencon Limited, a cement manufacturing company. So we have income statement for the year ended March 31, 2019. Sales है 4,000 रुपया, रुपीज आर इन लैक्स, ठीक है। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ग्रॉस मार्जिन, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर था इंस्टीट्यूट का जो मैंने ठीक कर दिया है। ये 120 माइनस करके पीबीआईटी आ रहा है 605, लेस इंटरेस्ट 90 है, तो ये पीबीटी आ गया 515, लेस टैक्स 180, तो पैट आ गया 335। फिर बैलेंस शीट दिया हुआ आपको। शेयर कैपिटल में पेड अप कैपिटल 80,000, 80 लाख शेयर एट द रेट 10, रिजर्व्स का 600, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में 7.5% डिवेंचर 1200, ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटीज, नेट फिक्स एसेट्स है 1600, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कर करा के यहाँ पे इतना रुपया आ रहा है। फिर देखिए ईपीएस निकाला है 4.19। अब ये ईपीएस कैसे निकाला ये अपने को नहीं पता, निकाल सकते हैं 335 पैट है ना,
डिवाइड बाई 80 लाख शेयर्स करिए, देखिए मैच हो जाएगा। 4.1875 आ रहे हैं। 335/80। एक्चुअली मैं उम्मीद कर रहा था कि 7.5% का जो डिवेंचर है, अच्छा उसका तो इफेक्ट लिया हुआ ही होगा ना इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट एक्सपेंस वैसे ही आया होगा 90। तो ये देखिए 1200 का 7.5%, 90। ये भी क्रॉस चेक हो रहा है कि 90 कैसे आया। 1200 का 7.5% इंटरेस्ट आ गया। तो यही पैट है, यही आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएगा, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर नहीं है। ठीक है, तो 335 आपका नेट अर्निंग है, डिवाइड बाई 80 किया तो 4.19 आ गया, और मार्केट शेयर प्राइस है 75। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये आपको दिया गया है इंडस्ट्री एवरेज रेशियोज, कि बाजार में क्या चल रहा है। तो कई सारे रेशियोज दिए हुए, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, सेल्स टू इन्वेंट्री, एवरेज कलेक्शन, टाइम्स इंटरेस्ट अर्न का मतलब होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन इज पैड बाई सेल्स, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज एमपीएस बाई ईपीएस। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स होता है आपके कॉस्ट ऑडिट में पैट बाई टोटल एसेट्स। ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट ईबीआईटी बाई टोटल एसेट्स जो हम लोग एफएम में यूजुअली करते हैं। तो करना क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द फाइनेंशियल रेशियोज एज स्टेटेड सुप्रा। सुप्रा माने एज अबव, सुप्रा मतलब होता है एज अबव इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो करना क्या है, आपको ये सारा रेशियोज निकालना है। ये तो इंडस्ट्री का दिया हुआ है, आपको अपना रेशियो निकालना है कंपनी का। और करना क्या, फिर एनालाइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ग्रीनकॉर्न लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। फिर कमेंट करना है, एनालाइज करना है मतलब आपको कमेंट्स करने हैं कि हम लोग इंडस्ट्री से बेटर हैं कि वर्स हैं, हमारा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। ये सारा रेशियोज पहले निकालते हैं। चलिए, करेंट रेशियो। करेंट रेशियो क्या होता है, करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट एसेट्स जोड़िए सारा, ये सारा करेंट एसेट्स है। देखिए 448 और 6 1400। करेंट लायबिलिटीज कितना है, 260, 40, 300 और 100, 400। ठीक है, तो टोटल मिला के 1400 और ये 400, तो रेशियो आ गया 1400/400, 3.5। क्विक रेशियो कैसे आता है, करेंट एसेट में से इन्वेंट्री छोड़ दो, ठीक है, तो हो जाता है क्विक एसेट। और करेंट लायबिलिटी में से बैंक ओडी हटा दो। करेंट एसेट में से दो चीज छोड़ते हैं वैसे, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, तो क्विक एसेट्स आता है। क्विक एसेट बाय क्विक लायबिलिटी। क्विक एसेट कैसे आएगा, करेंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस छोड़ दो। तो करेंट एसेट में आप देखिए इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए आप। 1400 में से 400 छोड़िए, कितना हुआ 1000। तो 1000 इज योर क्विक एसेट। और क्विक लायबिलिटी मतलब होता है करेंट लायबिलिटी में से बैंक ओडी छोड़ दो। तो करेंट लायबिलिटी में आपका बैंक ओडी है ही नहीं, तो पूरा ही क्विक लायबिलिटी है। तो आंसर हो जाएगा 1000/400। ये देखिए 1000/400। फिर देखिए सेल्स टू इन्वेंट्री एक रेशियो बोल रहा है, नॉर्मली होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको हम लोग सीओजीएस बाय एवरेज इन्वेंट्री से निकालते हैं। बट लिखा है सेल्स टू इन्वेंट्री, तो लगता है कि सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री करना है, ऐसा मन में आता है। एग्जाम में हो सकता है आप सेल्स बाय इन्वेंट्री करेंगे, बट आंसर देख रहे हैं ना, सजेस्टेड आंसर, तो उधर सीओजीएस बाय इन्वेंट्री किया हुआ है, तो मैं इसलिए सीओजीएस से लिख दिया। बट पहली दफ़ा मैं तो सेल्स से ही कर रहा था। 3275 डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री, ये रहा 400। 3275/400। ठीक है, अगर आप सेल्स बाय इन्वेंट्री करेंगे तो कमेंट चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलना चाहिए। फिर आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिसके लिए पहले आपको निकालना होगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे आता है, ये आता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। तो क्रेडिट सेल्स माने जो सेल्स है सब क्रेडिट मान लेंगे, विच इज 4000 डिवाइडेड बाय डेटर्स यानी रिसीवेबल्स, जो हो गया 250। तो 4000/250 करके आ जा रहा है आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ओके, तो 4000/250 करने से आ रहा है ये 16 गुना, 16 टाइम्स। और कलेक्शन पीरियड आता है 365 बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो मैंने यहाँ पे आंसर ऐसे ही लिखा हुआ, देखो 365 बाई, ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो था ना 4000/250,
तो 365/16 कर देना है बेसिकली, तो आंसर आ रहा है 22.813, तो यानी यू कैन से 23 डेज, रफली यू कैन से इट इज 23 डेज। और इसका भी आंसर लिख दूं यदि 3275/400, दिस इज कमिंग 8.19। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है EBIT बाई इंटरेस्ट। तो EBIT आपका दिया हुआ है 605 और इंटरेस्ट है 90, तो 605/90 कर लिया। इसका आंसर देखिए 605/90 करके आ रहा है 6.722। नेक्स्ट प्रॉफिट मार्जिन बोल रहा है, तो इट इज पैट बाई सेल्स। पैट है 335 और सेल्स है 4000, तो 335/4000 करके आंसर आ रहा है 8.375। फिर प्राइस अर्निंग रेशियो इज MPS बाई EPS, MPS है 75, EPS है 4.19, तो 75/4.19 इट इज कमिंग 17.90। और रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स आपको दिया हुआ है 10% इंडस्ट्री का, और हम लोग का होगा पैट बाई टोटल एसेट्स। पैट है 335, देखो पैट 335 बाई टोटल एसेट्स है 3000। तो इसमें एक मिस्टेक होने का चांस होता है, आप FM वाला ले लेते हैं, बट कॉस्ट ऑडिट में हम लोग पैट ही हमेशा लेते हैं, वहाँ पे वही फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब किया हुआ है, इसलिए 335/3000 करने से आ रहा है 11.17%। नाउ कंपेयर दिस एंड दिस, ओके, एंड राइट कमेंट्स। तो इंडस्ट्री का करंट रेशियो चल रहा है 2.5, हमारा है 3.5, इसका मतलब है हम लोग ज़्यादा स्टेबल है। इंडस्ट्री में क्विक रेशियो 1.5, हमारा 2.5, मतलब हम लोग अपना डिमांड को क्विकली, अपना लाइबिलिटीज़ को क्विकली मीट कर पाते हैं, डिमांड नहीं लाइबिलिटीज़ को क्विकली मीट कर पाते हैं। इंडस्ट्री का इन्वेंट्री टर्नओवर है 8, हमारा 8.19, मतलब हम अपना इन्वेंट्री को बेटर यूटिलाइज कर रहे हैं, फास्ट रोटेट कर रहे हैं, और मार्जिनली फास्ट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, एवरेज कलेक्शन पीरियड 35 डेज का और हमारा 23 डेज का, मतलब हम लोग डेटर्स को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं देते हैं, तो हमारे यहाँ बैड डेट होने का संभावना कम है। इंटरेस्ट कवरेज बाकियों का 6, हमारा 6.72, मतलब हम लोग इंडस्ट्री से बेटर कमा रहे हैं, और हमारे यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है इंटरेस्ट की, 6.72 है, तो हम लोग के यहाँ इन्वेस्ट सेफ्टी ज़्यादा है, थोड़ा सा मार्जिनली ज़्यादा है, मतलब हम लोग आराम से इंटरेस्ट पे कर पाते हैं, इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। पैट बाई सेल्स हम इंडस्ट्री में 7 है, हमारा 8.375 है। पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो हम लोग का 17.9 है, और इंडस्ट्री में 15 है। अब हम लोग का 17.9 है क्यों, क्योंकि मार्केट में शेयर हम लोग का लोग ज़्यादा पसंद करें, बिकॉज हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, हमारा लिक्विडिटी अच्छा है, ऊपर में दिख रहा है ना करंट रेशियो क्विक रेशियो से। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स बाकियों का 10%, हमारा 11.17 है, तो ज़्यादा रिटर्न कमा पाते हैं, इसीलिए ज़्यादा प्राइस हम लोग कमांड कर पा रहे हैं अपने शेयर पर। बस ऐसे ही आपको हर एक रेशियो को लेके कमेंट भी लिखना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना, हर एक रेशियो को लेकर कमेंट करना है। इसका सजेस्टेड आंसर जब देख रहे हैं ना, तो एक ही चीज़ को लेकर अचंबा होता है, वो सेल्स टू इन्वेंट्री को लेकर, बट ठीक है वो फिर भी मैनेजेबल है। बट इन्होंने क्या किया कि रेशियोज को क्लासीफाई कर दिया, देखिए लिक्विड रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ओके, कवरेज रेशियो, तो ये क्लासिफिकेशन जरूरी नहीं था। ये क्लासिफिकेशन में लिक्विड रेशियो ये दो के लिए ठीक है, थर्ड और फोर्थ लिक्विड में नहीं आते, ये एक्टिविटी रेशियो में आते हैं, तो एक्टिविटी रेशियो हेडिंग ही नहीं बनाया इन्होंने, लिक्विड रेशियो में डाल दिया, जो उचित नहीं है। तो एनीवेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप एक क्लासिफिकेशन मेंटेन ही मत करो ना, आप नॉर्मल बस खाली रेशियो निकाल दो। और इस पे सर्कल में इसलिए किया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में सेल्स टू इन्वेंट्री बोला है ना, तो ऐसा लगता था कि सेल्स बाय इन्वेंट्री करना है, बट सोल्यूशन में 3275 किया हुआ है, और हर एक में इन लोग ने रिमार्क्स लिखा है अबव स्टैंडर्ड, और फिर ओवरऑल कमेंट कैटेगरी वाइज कर दिया। और कमेंट कैटेगरी वाइज किया तो क्या किया, बेसिकली हर एक रेशियो को लेके ही लिखा है कि कौन सा इंडस्ट्री से ज़्यादा है, हम लोग का लिक्विडिटी कैसा है, जो मैं आपको भी बोला वही लिखा हुआ है। देखिए ना, करेंट रेशियो एज वेल एज क्विक रेशियो इज हायर,
So it may be thought that the liquidity position of the company is sound. Inventory turnover is little bit higher than industry average ratio. Debt collection period is lower. That indicates efficient receivable management. Liquidity position of company is very sound. More than half of total assets are financed out of own funds. ये एक अपना मन से बोल दिया, जिसको हम नहीं भी कमेंट करेंगे तो भी चलेगा. फाइनेंसिंग को लेके कमेंट करने ही क्यों जा रहे हो, जबकि उसको लेकर कोई रेशियो निकाले ही नहीं है. प्रॉफिट मार्जिन रेशियो हम लोग का बेटर है. रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स भी हम लोग का बेटर है. ओके. और ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं. पी रेशियो भी हमारा हायर है, is higher than the industry average. It indicates the investors evaluation about the prospect of the company is good. ये जो मैं कंक्लूड करने के लिए बोला कि इन्वेस्टर जरूर सोच रहा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए उसका अर्निंग्स के ऊपर जो वो प्राइस देने रेडी हो रहा है वो ज़्यादा देने रेडी हो रहा है. पी रेशियो हायर होने का मतलब यही है. और एक फिर इंटरेस्ट पेमेंट को लेकर भी कमेंट किया हुआ है कि हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी हायर है, मतलब हम लोग फाइनेंशियली ज़्यादा केपेबल है इंटरेस्ट पे करने के लिए. तो आपको हर एक रेशियो को लेके कमेंट करना है. मैं इसका प्रेजेंटेशन से खुश नहीं हूँ कि लिक्विड रेशियो हेडिंग दिया और एक्टिविटी रेशियो हेडिंग दिया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हेडिंग दिया, कवरेज रेशियो हेडिंग दिया. ये हेडिंग नहीं दिए बिना भी आप आराम से सम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और यहाँ पे रिमार्क्स नहीं भी बनाइए, नीचे में बस आप कमेंट एक एक रेशियो को लेके कर दीजिए तो भी चलेगा. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6B में. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है पावर कॉस्ट को लेकर. पावर कॉस्ट को लेकर एक कॉस्ट शीट बनाते हैं हम लोग. एक क्वेश्चन ऐसा सेम आपके मैट में भी है. ग्रीन टेक लिमिटेड, a cement manufacturing company located at Ajmer, Rajasthan, has set up its own power plant to cater to need of manufacturing process for production of cement. Following details are extracted from financial and cost accounting records of Green Tech Limited for the year ended 31st March 2019. So we have power generated, इतना किलोवाट आवर्स हम लोग जनरेट किए, ऑफ विच 4% इज यूज्ड बाय पावर जनरेटिंग प्लांट. तो इससे पता चलेगा कि नेट यूनिट्स सप्लाई कितना होगा दूसरों को. पावर जनरेटर को भी तो कुछ पावर चाहिए ना पावर जनरेट करने के लिए, तो वो अपना पावर खुद जनरेट कर लेता है और दूसरों को सप्लाई करता है. तो 59885900 माइनस 4% कर देते हैं, तो ये आ रहा है 57, rather I will say 57490,464 किलोवाट आवर्स. इतना पावर वो बाहर में सप्लाई करेगा. 59885900 माइनस 4%, 57490,464. नेक्स्ट है मटेरियल एंड यूटिलिटी यूज्ड. वी हैव कोल कंजम्पशन. तो ये पूरा आपको एक साल का दिया हुआ, ध्यान देना. तो सारा कॉस्ट एक साल का लीजिएगा. 1800 इंटू 30,000 मल्टीप्लाई किया तो ये रुपीज़ इन लैक्स आ रहा है. मैं अमाउंट लिख दिया हूँ जिससे अपना मेहनत कम हो अभी डिस्कशन करने में. 1800 इंटू 30,000 करने से आप कैलकुलेटर में संग संग चेक कर सकते हैं 540 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एम प्लस में लेते जाएं. फिर 30 इंटू 15, 1,50,000 ऑयल का कॉस्ट है. फिर वाटर एक्सट्रैक्शन का 40 लाख इंटू 3 है. फिर स्टोर्स का 1,60,000 है. कॉस्ट ऑफ बॉयलर प्लांट. अब इसमें क्या होता है ना, हड़बड़ में अपने 60 लाख लिख देते हैं. ये प्लांट है पूरा, इसका डेप्रिसिएशन आएगा विथ नो रेसिडुअल वैल्यू, तो लाइफ नहीं मिला इसलिए भी रुक गए. और कॉस्ट ऑफ पावर जनरेटिंग प्लांट इज 100 लाख. ये भी एक प्लांट है तो 100 लाख कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना है, इसका डेप्रिसिएशन आएगा. रेसिडुअल वैल्यू नहीं है तो क्या हुआ, पूरा 100 लाख थोड़ी लिख देंगे. डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है. चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड एट 10% फॉर 5 and 6. तो 10% of 60 lakh and 10% of 100 lakh, this in these figures are coming. Then wages and salaries for power generating plant. यहाँ पे देखिए 80 वर्कर्स है 20,000 करके, तो 80 इंटू 20,000 ये, और फिर 120 हेल्पर्स है 12,000 करके, सब पर मंथ है तो ये भी पर मंथ ही मान लिया जाएगा 20,000 भी. तो इससे आप एनुअल अमाउंट निकालिए. 80 इंटू 20,000 इंटू 12 जो आ रहा है 192. चेक करो, 80 इंटू 20,000 इंटू 12 192. फिर 120 इंटू 12,000 इंटू 12, देखिए 172.8 आ रहा होगा. 120 इंटू 12,000 इंटू 12 172.8. ठीक है,
दोनों जोड़ के आ गया 364.8। उसी तरह से वेजेस एंड सैलरीज फॉर बॉयलर प्लांट, ये जनरेटिंग प्लांट था और ये बॉयलर प्लांट है। जैसे यहाँ पे दो प्लांट है ना, बॉयलर और जनरेटिंग, तो दोनों के स्टाफ के बारे में बता रहे हैं। 50 सेमी स्किल्ड वर्कर्स एट 15,000, तो 15,000 इंटू 12 इंटू 50, 15,000 इंटू 12 इंटू 50, और यहाँ पर 80 इंटू 10,000 इंटू 12। ओके, 50 इंटू 15,000 इंटू 12, और यहाँ पर है 80 इंटू 10,000 इंटू 12। दोनों मिला दिया 90 प्लस 96, 186। ओके, देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरेटिंग पावर प्लांट एंड बॉयलर प्लांट इज 20 लाख। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपको दिया हुआ है जनरेटिंग पावर प्लांट एंड बॉयलर प्लांट का, तो वो अमाउंट डायरेक्ट ले लेना है, और शेयर ऑफ एडमिन एक्सपेंस ले लेना है, और रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ ऐश डिस्पोज्ड इज 9 लाख। तो ये रियलाइजेशन है, इसलिए इसको कॉस्ट से माइनस करना है। नेट कॉस्ट आ रहा है इतना रुपया, और नेट पावर सप्लाइड आ रहा है ये वाला यूनिट, इसको उससे डिवाइड कर दीजिए तो रेट आ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कॉस्ट एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पावर पर किलोवाट आवर। ओके, तो डिवाइड किससे करना है, जो नेट यूनिट्स है उससे। सो डिवाइड बाई आप करेंगे 574, अगर मैं लैक्स में ले लूँ 3 2 5, तो 574.9064 किलोवाट आवर्स, 574.90464, 90464, इतना लाख किलोवाट आवर्स है। सो आंसर क्या आ रहा है आप देख लीजिए, 1409.4 डिवाइडेड बाई 574.90464. So this is coming as 2.45. Okay, this is coming as 2.45. देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है नीचे, आंसर में है 1409.4 एंड दिस इज 2.45। ठीक है, बस प्रेजेंटेशन का भी एक क्राइटेरिया होता है कि कॉस्ट शीट जब भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए बनाते हैं ना, तो कॉलम में रेट का कॉलम बनता ही है, अमाउंट और रेट। रेट इंटर में जब पढ़ते थे तो नीचे में ही खाली निकाल देते थे, बट अभी फाइनल में अगर हम चलें तो रूल होता है कॉस्ट रेट हमेशा आएगा, टोटल कॉस्ट और रेट। तो रेट आप देखिए हर एक आइटम में निकाल रहे हैं, तो इसका भी एक मार्क्स हो सकता है। और दूसरा चीज़ है कि जो सेल ऑफ ऐश है वो टेक्निकली रूल के हिसाब से जिस चीज़ से ऐश आ रहा है, वो जिस चीज़ से रियलाइज होता है उसी से माइनस होना चाहिए। आपको हमेशा सिखाया कोई भी रिकवरी, जैसे एक सेल ऑफ ऐश इज अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट, इट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम दैट आइटम ऑफ कॉस्ट फ्रॉम विच रिकवरी हैज हैपेंड। सो कोयला से ही ऐश आता है, तो कोयला का कॉस्ट से माइनस किया हुआ है। तो ये एक प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना होगा। मैं तो यहाँ रफली आपको बताते चला गया था कि यहाँ पे माइनस कर दो, मैंने कोई फॉर्मेटिंग पे बात नहीं की, मैं जस्ट एक नेट अमाउंट निकाल रहा था। बट प्रेजेंटेशन एग्जाम का कैसा होना चाहिए, टोटल कॉस्ट रेट हमेशा बनाना है, और कभी भी कोई भी रियलाइजेशन होगा तो वहीं से माइनस होगा जहाँ से वो रिलेटेड है, यानी कि कोल से ही सेल ऑफ ऐश माइनस होना चाहिए। तो सब छोटा छोटा डिस्कशन है जो आपको हेल्प कर देता है कभी कभी लास्ट मोमेंट पे, तो इसको ध्यान रखिएगा, और बाकी सब वर्किंग नोट ब्रैकेट में हमेशा दिखाते हुए आंसर निकालिएगा। ओके, नेक्स्ट आ रहे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये क्वेश्चन जनरली वैल्यू एडेड के लिए मार्क्ड रहता है, और इस बार भी वैल्यू एडेड का ही है विद सम एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ऑफ पीबीटी एंड वैल्यू एडेड रिलेटेड रेशियोज। Okay, the following parameters are extracted from the cost accounting records of Alcobox Limited, multi-products manufacturing company for 2 years. So we have 18 और 19 का details, gross sales including GST दिया हुआ है, फिर GST दिया हुआ है तो मैंने माइनस करके नेट सेल्स लिख दिया यहाँ पर। अदर इनकम ब्लैंक था, ठीक है, नॉट गिवन। ओके, ब्लैंक था इसलिए वो जगह को यूज कर लिया मैंने यहाँ पे।
मटेरियल कंज्यूम्ड 15,960 और 14,840 है। डायरेक्ट वेजेस, पावर, स्टोर्स, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर सैलरीज एंड वेजेस, डेप्रिसिएशन, रेट्स एंड टैक्सेस, अदर ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स के अंदर सैलरीज एंड वेजेस, रेट्स एंड टैक्सेस, अदर ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर सैलरीज, पैकिंग, डेप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड्स, इंटरेस्ट और बोनस एंड ग्रेचुइटी। ये सब आइटम्स दिए हुए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियोज एज स्टिपुलेटेड इन पार्ट डी पैरा 4 टू द एनेक्चर ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। आपको याद है पार्ट डी में हम क्या क्या कैलकुलेशन दिखाते हैं इन एनेक्चर टू कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट? पार्ट डी में क्या क्या चीज़ आता है? एक तो आता है प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। आपको सब याद कराया था, अभी कितना याद है मेरे को नहीं पता। प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रॉफिट स्टेटमेंट। दूसरा प्रॉफिट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तीसरा वैल्यू एडेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स। चौथा चीज आता है इसमें फाइनेंशियल पोजीशन एंड रेशियो एनालिसिस। तो यही रेशियो का भी हम लोग बात कर रहे हैं आपके साथ, जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। फिफ्थ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। और सिक्स्थ आता है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो these are 6 things that we generally calculate in part D. So out of this question has focused on part 4, para 4. So question में बोल रहा है आपको ये सब ratios निकालो। PBT to value added to net sales, PBT to net revenue. Net revenue, net sales एक ही चीज है। तो अपने को वर्किंग क्या करना होगा, पहले PBT निकालना होगा, फिर वैल्यू एडेड निकालना होगा, और फिर उसके बाद अपने को सारा कैलकुलेशन करना है। सो पीबीटी कैसे आएगा? नेट सेल्स में से सारा आइटम यहाँ पे जो कॉस्ट में दिया हुआ है ना, ये सारा कॉस्ट का आइटम्स है। यहाँ से मटेरियल, वेजेस, पावर, स्टोर्स, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, रेट्स, अदर ओवरहेड्स, सैलरीज, रेट्स, अदर ओवरहेड्स, सैलरीज, पैकिंग, डेप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड्स, इंटरेस्ट भी, बोनस, ग्रेचुइटी भी सब माइनस कर दें यदि, तो ये पीबीटी आ रहा है। तो ये वर्किंग मैं आपके लिए करके रखा हूँ कि पीबीटी आपको मेहनत नहीं करना पड़ा, इट इज जस्ट सेल्स माइनस ऑल द कॉस्ट दैट इज गिवन। Okay, so you can obviously follow PBT as per the required format, but that is not that much important here. Then value added निकालना है। value added कैसे निकलेगा? value added में पहले आप net sales ले लोगे, फिर inventory होता तो वो adjust करते। जैसे सोचो मैं एक साल का कोई का कर रहा हूँ, which is 2019 का 24,430। फिर आ रहा है cost of bought out inputs। cost of bought out inputs में raw material consumed, ठीक है, विच इज 15960। वेजेस सैलरी नहीं आता वैल्यू एडेड में, वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, याद है ना। फिर स्टोर्स एंड स्पेयर्स, पावर एंड फ्यूल। स्टोर्स है 80, पावर है 350, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 70। फिर ये डेप्रिसिएशन नहीं आता वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में, सैलरीज नहीं आता, डेप्रिसिएशन नहीं आता, रेट्स एंड टैक्सेस नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट को जा रहा है, अदर ओवरहेड्स आएगा। तो अदर ओवरहेड्स में एक 75 आएगा, ठीक है, जिसमें मैं ब्लू डॉट लगाया हूँ वो सब अब आएगा। सैलरीज नहीं आएगा, रेट्स नहीं आएगा, अदर ओवरहेड्स आएगा 2250। फिर ये सैलरी नहीं आएगा, फिर पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग आएगा 85, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, फिर ये अदर ओवरहेड्स आएगा 1730, इंटरेस्ट नहीं आएगा, बोनस ग्रेचुइटी नहीं आएगा, बिकॉज वो सब डिस्ट्रीब्यूशन वाले पोर्शन में चला जाता है। 75, 2250, 85, 1730, ये मिला के आ रहा है 4140।
ये मैंने एक ही ईयर का किया, दूसरा ईयर का उसी एंगल में आपको अपने आप करना है। आपको ये वीडियो पॉज करके अपने आप करना चाहिए संग संग। जैसे 19 का हो गया तो अब 18 का अपने आप कर लीजिए। तो मैं 19 का आंसर निकालता हूँ। देखिए 24,430 माइनस 15,960 80 350 70 4140 3830 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप 2018 का निकाल लीजिए सेम तरीका से। तो पीबीटी मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, सिंपल है, सब ट्रैक करना है, सेल्स माइनस कॉस्ट, और वैल्यू एडेड ये रहा 3830। चेक कर लेते हैं सोल्यूशन में। पीबीटी तो मिल गया, वैल्यू एडेड 3830 आ गया, और उधर से वैल्यू एडेड निकालेंगे तो आएगा 4689। 4689 अज्यूम करें कि आप भी निकाल लिए होंगे। थ्री एट थ्री जीरो 4689। ओके, सो नाउ यूजिंग दिस पीबीटी टू वैल्यू एडेड, पीबीटी आया जैसे 1300 और वैल्यू एडेड आया 3830। ऐसे तो दोनों ईयर का करना है, ओरली बता दिया। सेकेंड ईयर का होगा 2430 डिवाइड बाई 4689। फिर वैल्यू एडेड टू नेट सेल्स, वैल्यू एडेड आ गया 330, नेट सेल्स है 24430, और इधर 4689 उधर है 23870। तो इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट पीबीटी टू नेट रेवेन्यू, तो पीबीटी मालूम है, नेट रेवेन्यू ऊपर में मालूम ही है। बस मेन क्या था, ध्यान देके वैल्यू एडेड निकालना है और पीबीटी निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये सब एक छोटा सा टाइपिंग एरर था यहाँ पर, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को मैंने ठीक कर दिया। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था इंक्लूडिंग रेट्स एंड टैक्सेस, क्योंकि इसलिए लिखा वैल्यू एडेड निकालते समय हम लोग डेप्रिसिएशन को नहीं लेते हैं, रेट्स एंड टैक्सेस को नहीं लेते, सैलरीज एंड वेजेस को नहीं लेते, क्योंकि वो सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स में जाता है। तो पीबीटी निकालते वक्त भी ऐसा लगता है कि ये सब हम ले कि नहीं लें। ठीक है, और पीबीटी निकालने के लिए हम लोग को लगता है ना बिफोर टैक्स है, तो हम टैक्स माइनस करें कि नहीं करें, रेट्स एंड टैक्सेस माइनस करें कि नहीं करें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए कि इंक्लूडिंग रेट्स एंड टैक्सेस, बिकॉज पीबीटी मतलब होता है बिफोर इनकम टैक्स। ये रेट्स एंड टैक्स मतलब ये लोकल टैक्सेस है जो म्यूनिसिपैलिटी को दिए जाते हैं, ये इनकम टैक्स नहीं है। पीबीटी मतलब इनकम टैक्स माइनस नहीं करना है, बट अगर म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह वो सब तो माइनस कर ही सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे इंक्लूडिंग रेट्स एंड टैक्सेस, जिससे कि आप पीबीटी में ऐसा ना सोचे कि हम लोग को टैक्स तो माइनस नहीं करना चाहिए था। ये रेट्स एंड टैक्स है, यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होता है, इनकम टैक्स दिया होता है, तो वो हम एक्सक्लूड करते हैं। देखिए 1300 पीबीटी था, 3830 वैल्यू एडेड है, यहाँ पे पीबीटी 2430 था ना, और डिवाइड बाय वैल्यू एडेड है 4689। फिर वैल्यू एडेड टू नेट सेल्स 3830 बाई नेट सेल्स आपको मालूम है, और पीबीटी बाई नेट सेल्स। ओके, तो ये हो गया खत्म। इसमें मेन एग्जाम में क्या होता है, पेशेंस नहीं होता हम लोग में इतना कि हम लोग एक एक चीज को ध्यान देके पढ़े। पीबीटी और दोनों पूछ लिया, एक में माइनस करना है एक में नहीं करना है, तो यहाँ कंफ्यूजन अराइज हो ही जाता है। आइए नेक्स्ट आ जाइए, कसौटी मोटर्स। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ जिससे आप आराम से पढ़ पाएं। सेवन बी यूजुअली क्वेश्चन ये आपका बुक्ड रहता है फॉर कैलकुलेटिंग दिस एबनॉर्मल कॉस्ट। वही है इस बार भी। कसौटी मोटर्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ मोटर व्हीकल्स, हैज in FY 1920 faced abnormal fall in demand of passenger vehicles. A huge inventory compelled the company to shut down production operations for 15 working days in the first part of September 2019. ठीक है, अभी ऐसा बहुत सारे कंपनियों के साथ हो ही रहा होगा, कोरोना वायरस का सिचुएशन के कारण बहुत जगह इन्वेंट्री पाइल्ड अप हो रखी है, सेल हो नहीं रहा है, तो लोग सब एबनॉर्मली अपने बिजनेस को सब शट डाउन कर रखे हैं।
तो हर कंपनी में ही अभी जब इस साल का कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनेगा अगला साल, तो ये एबनॉर्मल कॉस्ट का कैलकुलेशन आएगा ही आएगा। तो बट द प्लांट वाज रनिंग एट बजटेड लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन एक्सेप्ट द शटडाउन पीरियड। तो शटडाउन पीरियड को छोड़कर बाकी दिन प्लांट नॉर्मल कैपेसिटी पे चल रहा था। In this respect, the company has furnished the following information for the year ended 31st March 2020. Particulars में बजट FY 1920 आपको दिया हुआ है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज सोचा था 305, ओके, उसी में से 15 दिन खराब हो गया आपका। कंट्रीब्यूशन पूरा ईयर का सोचा है 2250, ओके। अच्छा, एबनॉर्मल कॉस्ट निकालते वक्त हम उसमें कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व नहीं करते हैं, याद रखिएगा। एबनॉर्मल कॉस्ट निकालते वक्त हम उसमें कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो ये एक झांसा दिया हुआ है यहाँ पर, आप इसको देखकर घबरा जाते हैं कि इसका कुछ करना है हम लोग को। हम लोग एबनॉर्मल कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लेते, एबनॉर्मल कॉस्ट में सिर्फ फिक्स कॉस्ट लेते हैं। तो इनडायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज है, डेप्रिसिएशन है, अदर फिक्स एक्सपेंसेस है, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है जो आपका 15 दिन का एडिशनल लगा। एडिशनल मतलब ओनली फॉर शटडाउन पीरियड, ओनली फॉर शटडाउन पीरियड। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट एक्सपेक्टेड एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू शटडाउन फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर 1920 फ्रॉम द फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टेटेड सुप्रा। सुप्रा माने एज अबव। सो आपको बताना क्या है, एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू शटडाउन। तो एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू शटडाउन में 15 दिन का आपको कॉस्ट लेना है, ये 15 दिन का, ओके। 305 दिन का कॉस्ट आपको बताया गया, ये पूरा ईयर का, ये पूरा ईयर का, ये पूरा ईयर का है। तो 305 का, तो डिवाइड बाई 305 इंटू 15, प्लस ये एडिशनल दिया हुआ है तो पूरा 15, ठीक है। जून 19 का पेपर में भी था ये, हर बार आता ही है एबनॉर्मल कॉस्ट। तो आप जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, 600, 240, 350 इंटू 15 बाई 305 प्लस 15। So the amount is coming 73.52. ओके, आंसर यही है, क्या चेक कर लीजिए आप, 73.52, दिस इज द आंसर। इनका प्रेजेंटेशन वो परसेंट निकाल लेते हैं लोग यूजुअली, 15/305 करके परसेंट निकाल के फिर हर एक को परसेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, बात एक ही है। एक और क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ नोट टू द मैनेजमेंट सजेस्टिंग रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल मेजर्स मतलब बताओ कि ये इन्वेंट्री जो पाइलअप हो गया अब उसका क्या सोल्यूशन करें। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा हम लोग कॉस्ट में ये सब बहुत सारा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स सोचते रहते हैं। देखिए कहाँ का पढ़ाई कहाँ काम पे आ जाता है। सोचिए कि इन्वेंट्री पाइलअप हो गया, उसके लिए क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। सोचिए सोचिए सोचिए, पहला तो हो सकता है जैसे कि आप और सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, राइट। दूसरा, एबनॉर्मल, जब आपका मान लीजिए एबनॉर्मल 15 दिन आप बंद करना चाह रहे हो, तो ये सारा तो बजटेड कॉस्ट दिया हुआ है ना आपको। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप कुछ वर्कफोर्स को भी डाउन साइज कर सकते हो, आदमियों को निकाल सकते हो। जैसे अभी कोरोना में तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि मत निकालो मत निकालो, बट जहाँ मजबूरी है तो आप निकाल सकते हो, क्या करोगे, ठीक है। डिप्रिसिएशन कॉस्ट तो कम नहीं होगा, अदर फिक्स एक्सपेंस में जो जो अवॉइडेबल नेचर का उसको खोज के उसको भी कम कर सकते हो। सेल्स प्रमोशन करके जो इन्वेंट्री पाइलअप हो गया उसको बढ़ा सकते हो। इसके अलावा ये लोग और भी बहुत सारा सुझाव दे रहे हैं। The company in the automotive sector is suffering from slowing demand pattern due to overall recession across the country and even worldwide. Management may consider some of the following steps. क्या क्या steps management ले सकता है, देखो, reduction of 5% of workforce। ये 5% अपना मन से बोल दिया, मैंने जैसे बोला ना, आदमी थोड़ा सा कम कर दो। दूसरा है चेंज पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, आप कुछ और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर सकते हो। Go for more exports taking advantage of favorable foreign exchange parity. Draw a marketing plan which is customer friendly and cost effective. Make attractive after sales service addressing common customer issue. Brand acquisition to effect synergy, मतलब कोई और ब्रांड को एक्वायर करके काम करिए। मुझे टू बी वेरी फ्रैंक ये सारे सजेशन उतने अट्रैक्टिव नहीं लगे जिस तरह से क्वेश्चन में कनेक्शन में होना चाहिए था। मैं होता तो मैं ये ज़रूर बोलता कि आप अट्रैक्टिव डिस्काउंट दीजिए,
ठीक है, सेल्स स्ट्रेटजी कुछ रिवाइव करिए, मैं ये जरूर बोलता। दूसरा, थोड़ा सा एम्प्लॉय को रिट्रेंच करिए। रिट्रेंच करिए मतलब ले ऑफ करिए उनको। देखिए कि कहीं आप उनके साथ जो टर्म्स हैं उसको वायलेट नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा ले ऑफ कर सकते हैं। तीसरा, आप कोई प्रोडक्ट नया भी बना सकते हैं, जैसे कि चेंज प्रोडक्ट मिक्स लिखा है ना, तो वो ज़रूर हो सकता है, जिसके लिए आप ये भी बोल सकते हो कि कोई नया प्रोडक्ट आप बना सकते हो। इन्वेंट्री इकट्ठा होना बहुत बहुत बड़ा नुकसानदायक चीज़ है, जिसके कारण अभी देखिए ये लॉकडाउन पीरियड्स में इन्वेंट्री जब इकट्ठा होता है गुड्स का, स्पेशली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ऑयल, क्रूड ऑयल हम लोग स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्रूड ऑयल का प्राइस ऐसे थियोरेटिकली नेगेटिव गया है, रियलिटी में नेगेटिव नहीं गया, बट इतना मिनिमम आ गया है जो कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर कंजम्पशन शुरू नहीं हुआ, प्लेनें नहीं उड़ी, गाड़ियां नहीं चली, तो जो इनके पास क्रूड ऑयल है उनके पास ऑयल रखने का और जगह नहीं है, तो वो जो लेके जाएंगे ऑयल उनको पैसे दे दे के उनको बोलेगा कि ले जाओ मेरे से। तो ऐसे दो तीन आप सजेशन दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है 4 मार्क का तो 4 ही सजेशन देना है, जो लॉजिकल लगे उतना ही आप बोलो, बाकी यहाँ से जो पॉइंट समझ में आए वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया एबनॉर्मल कॉस्ट को लेकर। एबनॉर्मल कॉस्ट में क्वेश्चंस में यूजुअली ये एक एक्स्ट्रा आइटम रहता है जो अपोर्शन नहीं होता। अब उसका लैंग्वेज यहाँ पे तो एडिशनल लिख दिया था तो क्लियर था कि पूरा का पूरा लेना है, बट कभी कभी यहाँ पे ही हम लोग फंस जाते हैं कि ये पूरा लेना है कि नहीं लेना है। और दूसरा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन को लेके था कि अब नॉर्मल कॉस्ट में हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लेते हैं हमारे कैलकुलेशन के रूल्स के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 8 का पार्ट ए बी सी आपका इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट से जुड़ा हुआ है। पार्ट डी में हम आ गए। पार्ट डी में ये वेस्ट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है। ओके, इसी तरह का सेम क्वेश्चन मैट में भी हम लोग किए हुए होते हैं, बस फिगर्स चेंज हो क्या है। इनपुट आउटपुट दिया हुआ आपको 5 प्रोसेस का। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कॉटन इनपुट पर 1000 kg ऑफ रिंग फ्रेम यार्न आउटपुट। तो बेसिकली टेक्सटाइल मिल का प्रोसेस आपको मालूम है कि इनपुट आता है, मेन इनपुट यहाँ पर ब्लो रूम में, जिसको अपने बोलते हैं कॉटन, और फाइनल आउटपुट आता है यहाँ से जिसको अपने बोलते हैं यार्न आउटपुट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड कॉटन इनपुट पर 1000 kg ऑफ यार्न आउटपुट। अगर ये 1000 kg होगा तो यहाँ पे इनपुट कितना होना चाहिए। इफ इनिशियली द कॉटन अंडर वेट of 0.3% moisture loss from the invoice weight। तो आप ऐसा मान के चलो कि इन्वॉइस में जितना वेट हम लोग लिखवा के लाते हैं कॉटन का, मॉइस्चर के कारण 0.3% वेट लॉस हो जाता है। तो एक्चुअली जो इन्वॉइस्ड क्वांटिटी है, आप ऐसा मान लेना, जो आपको ये निकालना है, इसके बाद एक और वर्किंग करना है जो है इन्वॉइस्ड क्वांटिटी। Invoiced quantity will be higher than the cotton input which will be given in blow room, because आपका इन्वॉइस क्वांटिटी से 0.3% फिर लॉस होता है। द कॉटन अंडर वेट ऑफ 0.3% मॉइस्चर लॉस फ्रॉम इन्वॉइस वेट में जितना होगा फिर 0.3% लॉस होके आपका इनपुट जाता है। तो आइडियली आपको आंसर में जो बताना है वो ये बताना है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका क्या है आपको बताया हुआ है पहले भी, कि आप है ना लॉस क्वांटिटी निकाल लीजिए और फिर लॉस परसेंटेज निकाल लीजिए। ठीक है, लॉस क्वांटिटी से लॉस परसेंटेज निकाल लीजिए। वो लॉस परसेंट आप इनपुट का ले लीजिए। लॉस परसेंट ऑन इनपुट कैसे करेंगे, जैसे इनपुट माइनस आउटपुट हुआ 4110 169 माइनस 3827 662 divided by 4110 169। so this is coming into 100 करके 6.87%। ऐसे आपको सबका लेना है। 38 42 123 माइनस 35 74 310 डिवाइडेड बाई 38 42 123 6.97%। ये सेशन को करने का फ़ायदा तब है जब आप खाली देखें नहीं, इसको साथ साथ करें।
इस तरह से देखिए, 2 का तो मैंने लिख दिया, बाकी मैं थोड़ा समय बचाने के लिए 1 2 3 यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। 1.18, 1.1 और 6.9, 1.18, 1.1 और 6.9। बस देख लीजिए फिर से, 1.18, 1.1 और 6.9। ठीक है। फिर आपको कैसे सिखाया हुआ था कि मान लो कि यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है वो 100 है। अगर ये 100 है तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे फाइनल आउटपुट क्या आएगा, एक फ्लो के हिसाब से 100 से शुरू होगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, 100 में से लॉस हो गया 6.87%। अगर मेन इनपुट 100 है, इफ मेन इनपुट इज 100, तो 100 माइनस 6.87%, 93.13, फिर वो इनपुट बन जाएगा नेक्स्ट का माइनस 6.97%, 86.64, वो इनपुट बन जाएगा नेक्स्ट का माइनस 1.18%, 85.62 आ रहा है, फिर माइनस 1.1%, 84.68 आ रहा है, फिर माइनस 6.9%, 78.83 आ रहा है। दैट मीन्स जब ये इनपुट 100 है तो यहाँ पर आपका आउटपुट है 78.83। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जब 1000 होगा, ये 1000 होगा तो ये इनपुट कितना होगा। तो 78.83 के लिए 100 है, तो 1000 के लिए कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। सो 100 डिवाइडेड बाई 78.83 इंटू 1000, जिसका आंसर आ रहा है 1268.55। 1268.55। और फिर इसमें भी 0.3% मॉइस्चर लॉस है, तो दिस इज इक्वल टू, जैसे 100 में से 3 गया तो 3 भी नहीं गया, 0.3 गया, तो दिस इज इक्वल टू, यू कैन से, जब ये 100 होगा तो 0.3% ऑफ 100 होता है 0.3। देखिए 100 इंटू 0.3% करिए, 0.3 आता है, माइनस 100 करिए तो ये आ रहा है 99.7। सो यू कैन से दिस 100 इज इक्वल टू 99.7। सो इसको 99.7% से डिवाइड करिए, डिवाइडेड बाय 99.7%, 1268.55 divided by 99.7%, this is coming answer as 1272.37. okay, so this is the answer for this question. एंड मजे की बात यह कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कॉटन इनपुट बताओ, मतलब वो ब्लो रूम के पहले वाला, बट जब आंसर दिखा रहा है तो वो बता रहा है, जैसे मैंने ये 100 और 78.83 को रिलेट किया ना, ओके, क्वेश्चन में 78.83 और 93.13 को रिलेट कर दे रहा है। मतलब वो लोग बता रहे हैं आंसर आपका, यहाँ पे जब मैं दिखाऊंगा वो लोग बता रहे हैं आपको कि ब्लो रूम में कितना ब्लो रूम का आउटपुट कितना हुआ, मतलब कार्डिंग का इनपुट का आंसर बता रहे हैं, और उस पर 0.3% का इफेक्ट भी ले लिया है, तो टेक्निकली वो रॉन्ग किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है। जैसे इनका आंसर को मैं रीड्रॉ कर रहा था तो ये 100 लेकर करना भूल गए, 93.13 से, हाँ वैल्यू सारे सही हैं, 93.13 जो मैंने लिखा वही सारे हैं, 86.64, 78.83 लास्ट में आया वो ठीक है, 78.83 की जगह 84 आया वो एक ही बात है।
और फिर 78.84 को 93.13 से लिंक किया। 93.13 क्या है? ब्लो रूम का आउटपुट है जो कार्डिंग का इनपुट है। तो क्वेश्चन में थोड़ी पूछा है कि कार्डिंग का इनपुट का आंसर बताओ, क्वेश्चन में पूछा कॉटन इनपुट का आंसर बताओ। कॉटन इनपुट यहाँ पे आता है, तो टेक्निकली इसको लिंक करना था यहाँ से 100 से, बट 100 से लिंक नहीं करके वो 93.13 से कर दिया, जिसके कारण आंसर इनका ये वाला आ रहा है। और उसी पे फिर 0.3% एडजस्ट कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिया है कि ये टेक्निकली रॉन्ग किया हुआ है। ठीक है, तो इससे थोड़ा बचना था आंसर में। जो मैंने आपको बताया इसका आंसर होगा ये वाला। आपको आंसर इनिशियली बताना है। इनिशियली मतलब बिफोर प्रोसेस 1 विच इज ब्लो रूम। ब्लो रूम में कितना इनपुट जाएगा? तो अगर ये 100 है तो 100 के फ्लो से यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 78.83, तो 78.83 के लिए 100 चाहिए, तो 1000 के लिए कितना चाहिए? तो आंसर आया 1268.55। नाउ इनवॉइसिंग के समय जो वेट रहता है और अभी जो वेट आया है उसमें 0.3% का फर्क है, तो दिस इज इक्वल टू 99.7%। तो 99.7% से डिवाइड किया तो इनवॉइस्ड क्वांटिटी जो आ रहा है वो और ज़्यादा आएगा, वो हो रहा है 1272.37। This is supposed to be invoice quantity that you need to buy to produce 1000 kgs of ring frame yarn output। ठीक है, तो इसमें एक नया चीज़ था कि इंस्टीट्यूट का आंसर में मिस्टेक है। वो लोग 93.13 से लिंक करके कर दे रहे हैं। 93.13 इज एक्चुअली द इनपुट फॉर कार्डिंग प्रोसेस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट ई में आ जाइए। ये वैल्यू एडेड का क्वेश्चन एक तो वापस से पूछ लिया। From the following figures of diamond industrial component, a single product company find out value addition as defined in company's cost records and audit rules for the year ended 31st March 19। So यहाँ पर आपको नेट सेल्स दिया हुआ है, वैल्यू एडेड तो आप निकाल ही सकते हो। रॉ मटेरियल माइनस होगा, स्टोर्स माइनस होगा, पावर होगा, ओवरहेड्स भी होगा, सैलरीज नहीं होगा, बोनस नहीं होगा, पैकिंग होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, डेप्रिसिएशन नहीं होगा। कर लीजिए आंसर क्या आ रहा है देखिए। वैल्यू एडेड निकाल दीजिए। 4980 माइनस 2990 माइनस 21 105 377 21 1466। चलिए ये तो सही है। ठीक है, तो ये वेस्ट मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें गड़बड़ क्या किया इन्होंने, यहाँ से पकड़ लिया, ये वाला रो नहीं दिखाया ना, तो इसलिए इसको कैचअप नहीं किया। आपका इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन में आप देखिएगा वो लोग पहला प्रेजेंटेशन में ये 100 दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं, तो ये सिंस यहाँ प्रेजेंट नहीं किया तो आंसर लिखने वाले ने फर्स्ट वाला से लिंक करके कर दिया जो रॉन्ग है। आपको करना किससे? 1.26839 से करना है। ठीक है, सो इसके साथ फ्रेंड्स ये पेपर का रिव्यू एक बार मेरे तरफ से ख़त्म हुआ। देखिए इसका पूरा मज़ा तब है जब आप ये सारे सम्स को एक बार कॉपी में करें, खाली मेरे साथ देखने से नहीं होगा। आप वैसे तो कॉस्ट ऑडिट कर रहे तो ऑडिटर ही बन रहे, ऑडिटर खाली देखता है ना, बट आपको देखने से नहीं बनेगा, आपको अपने से करने से बनेगा। एक बार कर लेंगे ना तो एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक नहीं होगा। और ये पेपर बहुत स्कोरिंग होता है, आप जानते हैं। इसमें कम से कम पास मार्क हम लोग 60 मानते हैं, इसमें पासिंग मार्क हम लोग 60 ही मान के चलते हैं। 60 नहीं आया तो आप फेल ही मानिए। चलिए इंस्टीट्यूट पास कर देगा, बट अपने नज़रों में भी पास होना है। अपने नज़रों में तभी पास हैं हम इस पेपर में जब कम से कम हमारा 60 आया, और बहुत इजी टू स्कोर रहता है। बस सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, उससे आपको बचना है। वैसे तो इंस्टीट्यूट भरपूर स्टेप मार्किंग भी देता है, बट स्टिल आप और कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस पेपर में, यही हमारा चैलेंज है। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।